अस्सलाम वालेकुम जी। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? कुछ लोग आ जाएं तो फिर हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्री मेच्योर इजैकुलेशन, या जिसको कहते हैं कि जल्दी फारिग हो जाना वक्त से पहले, इंटरकोर्स के दौरान वक्त से पहले फारिग हो जाना। तो कुछ लोग आ चुके हैं, कुछ और आ जाएं तो फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो जो प्री मेच्योर इजैकुलेशन है, या जिसको कहते हैं वक्त से पहले फारिग हो जाना सेक्स के दौरान, तो ये एक कॉमन सेक्सुअल प्रॉब्लम है और ये पूरी दुनिया में कहा जाता है कि हर 3 में से एक मर्द इसका शिकार है। मतलब हर तीसरे मर्द को ये प्रॉब्लम पाया जाता है कि उसको प्री मेच्योर इजैकुलेशन है, या सेक्स के दौरान जल्दी फारिग हो जाते हैं। तो नॉर्मली होता क्या है कि जब कोई भी बंदा अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो फोर प्ले के बाद जब पीनस वजाइना में दाखिल हो जाता है, तो उसके बाद जब वो सेटिस्फाई होता है तो एक पीक पे पहुंचता है, ऑर्गेज़्म होता है, और फिर वो बंदा फारिग होता है, इजैकुलेट करता है। तो प्री मेच्योर इजैकुलेशन में क्या होता है कि बंदे का अभी या तो पीनस जो नफ्स है वो वेजाइना में दाखिल ही नहीं हुआ होता, या फिर अभी दाखिल कर रहा होता है और फारिग हो जाता है, या फिर ये कहते हैं कि दाखिल हो जाता है लेकिन उसको तसल्ली नहीं हुई होती और पहले ही फारिग हो जाता है। तो इसको बेसिकली कहते हैं प्री मेच्योर इजैकुलेशन। ठीक है। तो आप इसके रिगार्डिंग जो जो आप लोगों के सवाल हो ना, मतलब जल्दी फारिग हो जाना या प्री मेच्योर इजैकुलेशन, तो आप क्वेश्चन नीचे टाइप कर सकते हैं। तो ये होगा कि मैं साथ साथ आपके सवालों के जवाब भी देता जाऊंगा और इस टॉपिक को भी हम डिस्कस करते जाएंगे। तो फिर क्या होता है कि मतलब जल्दी फारिग होना, या तो दाखिल नहीं हुआ होता नफ्स, या दाखिल हो रहा होता है, या फिर दाखिल होने के बाद फ़ौरन ही उस पर्सन की ये कंप्लेन होती है कि वो जल्दी फारिग हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि उसकी सेटिस्फेक्शन नहीं होती, और साथ में ये है कि पार्टनर के साथ रिलेशनशिप जो उसके होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो नॉर्मली ये कहते हैं कि वेजाइना के अंदर पीनस के एंटर होने के बाद अगर कोई बंदा 1 या 2 मिनट से पहले फारिग हो जाता है, तो इसको प्री मेच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। इसके जो वजूहात हैं वो काफ़ी सारी हैं। इसको हम इसकी दो किस्मों में डिवाइड करते हैं। एक होती है लाइफ लॉन्ग प्री मेच्योर इजैकुलेशन, और एक होती है एक्वायर्ड। लाइफ लॉन्ग वो होती है जिसमें जिस बंदे ने इंटरकोर्स पहले दिन से ही, जब से उसने सेक्स करना शुरू किया है, शुरू से ही उसको ये मसला चल रहा है, तो इसको कहते हैं लाइफ लॉन्ग प्री मेच्योर इजैकुलेशन। और क्या होता है कि कुछ लोगों को शुरू में वो नॉर्मल होते हैं, उनको ये प्री मेच्योर इजैकुलेशन वाला मसला नहीं होता, और बाद में फिर उनको ये प्री मेच्योर इजैकुलेशन का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो इसको एक्वायर्ड कहते हैं, मतलब बाद में शुरू होता है।
एक इमरान की मिस साहब हैं, वो कह रहे हैं कि वेरिकोसील से इनफर्टिलिटी का मसला हल हो सकता है। वेरिकोसील से इनफर्टिलिटी होती है। आज का वैसे हमारा इनफर्टिलिटी का सेशन नहीं है। वेरिकोसील से इनफर्टिलिटी होती है, ना कि उसकी वजह से उसका मसला हल होता है। वेरिकोसील जिस मरीज़ को हो 3 mm से उसका डायामीटर ज़्यादा हो तो उससे स्पर्म सही नहीं बनते, तो वेरिकोसील का ऑपरेशन ही होता है, उसके बाद जो है उसके स्पर्म बनना बेहतर हो जाते हैं, तो उसका ऑपरेशन होता है। तो क्या होता है कि फिर ये दो टाइप हैं, एक है लाइफ लॉन्ग प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और एक है एक्वायर्ड प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, इसकी काजेज़ क्या हैं, मतलब वजूहात क्या होती हैं प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की। इसकी हम इनको दो में डिवाइड करते हैं, एक को हम कहते हैं साइकोलॉजिकल काजेज़ और दूसरे को कहते हैं ऑर्गेनिक या बायोजेनिक काजेज़, ठीक है। अब साइकोलॉजिकल क्या होते हैं काजेज़, साइकोजेनिक जिनको कहते हैं, वो किसी को एंग्जाइटी है उसकी वजह से भी प्री मेच्योर इजैकुलेशन हो सकता है, किसी मरीज़ को अगर डिप्रेशन है, वो डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रहा है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है। और कुछ लोग जो सेक्स कभी-कभी करते हैं, मतलब फ्रीक्वेंटली सेक्स नहीं करते, 15-20 दिन बाद या महीने बाद जो सेक्स करते हैं, तो उनमें ये कॉमन प्रॉब्लम होता है कि वो जल्दी फारिग हो जाते हैं। जो लोग रूटीन में सेक्स करते हैं हफ्ते में 3-4 बार या डेली या हर दूसरे दिन, तो उनको ये प्री मेच्योर इजैकुलेशन वाला प्रॉब्लम नहीं आता। इसमें और क्या है, जिस पार्टनर के साथ आप सेक्स कर रहे हैं, अगर उसके साथ आपकी कोई इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है या जिसके साथ आप सेक्स कर रहे हैं वो बंदा आपको इतना पसंद नहीं है, उसकी बॉडी पसंद नहीं है, ठीक है, तो उससे भी क्या है कि जल्दी फारिग हो जाते हैं, आपको इंटरेस्ट ही नहीं होता, ठीक है। या कुछ रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो सकते हैं, आपको अपने पार्टनर के साथ कोई झगड़ा हुआ है, कोई लड़ाई हुई है, तो उससे भी क्या होता है कि वो बंदा जल्दी फारिग हो जाता है। और क्या होता है एवोल्यूशन, जब एक बंदा पहली बार सेक्स करता है वो जल्दी फारिग हो जाता है, जैसे जैसे वो उसका सेक्स का एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है तो वो ज़्यादा कम्पिटेंट हो जाता है अपने इजैकुलेशन को रोकने में या कंट्रोल करने में, ठीक है। तो ये इसके साइकोलॉजिकल काजेज़ हैं। अब बायोजेनिक या ऑर्गेनिक काजेज़ कौन से होते हैं, कुछ लोगों में क्या होता है, जो स्किन होती है पीनस की, नफ्स की जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, उनको हाथ लगाते ही वो फारिग हो जाते हैं। कुछ मरीज़ आके ये कहते हैं कि वो जब लड़की उनको टच करती है तो वो उसी वक्त ही फारिग हो जाते हैं। तो उनकी क्या होता है, जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, ठीक है। उस स्किन के सेंसिटिव होने की वजह से वो लोग जल्दी फारिग हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें एक आपको मैं वाक़या भी सुनाता हूँ। एक मरीज़ हमारे पास आया था, तो उसका जो पीनस की स्किन थी वो उतर गई थी, कोई टोके वाली जो मशीन चल रही होती है ना घास काटने वाली, उसमें उसकी ना कोई चादर अटक गई और वो जो है ना उसकी पीनस के ऊपर से स्किन उतर गई। तो हमने नीचे जो कपूरे वाली जगह होती है टेस्टिस, वहाँ से स्किन उठा के ऊपर पीनस पे लगाई, नफ्स पे। तो क्या हुआ, नीचे वाली जो स्किन है वो इतनी सेंसिटिव नहीं होती, ठीक है। तो वो फिर बाद में उसने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब पहले मैं जो है ना 5-6 मिनट में फारिग हो जाता था, अब जबकि आपने नीचे कपूरे वाली जगह वाली जिल्द ऊपर लगाई है, तो उसके बाद जो है ना अब मैं 40-40 50-50 मिनट तक मैं सेक्स कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब क्या थी, पहले उसकी स्किन थी सेंसिटिव, वो उतर गई, वो जो टोके वाली मशीन के साथ जो जिल्द उतर गई, फिर हमने जो नई जिल्द लगाई तो वो इतनी सेंसिटिव थी ही नहीं, तो उसकी वजह से फिर वो उसका सेक्स का टाइम बढ़ गया। तो क्या होता है, जो जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है तो वो भी जल्दी फारिग हो जाते हैं, ठीक है।
और किसी को ये है कि कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है या दिमाग का या हराम मगज़ का कोई मसला है, ठीक है, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम होता है कि वो लोग जल्दी फारिग हो जाते हैं, ठीक है। अब जहाँ तक इसकी इन्वेस्टिगेशन का ताल्लुक है, मतलब उसको हम कैसे डायग्नोस करते हैं, मरीज़ आता है तो उससे हम हिस्ट्री लेते हैं कि उसकी मेडिकल हिस्ट्री, कि उसको शुगर तो नहीं है, ब्लड प्रेशर तो नहीं है, उसका कोलेस्ट्रोल तो डी रेंज नहीं है, ठीक है, वो सिगरेट स्मोकर तो नहीं है, उसकी वज़न वगैरह बाकी चीज़ें सारी चीज़ें इवैल्यूएट करते हैं, और उसका हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है। फिर उसके बाद उसकी सेक्सुअल हिस्ट्री लेते हैं। सेक्सुअल हिस्ट्री में ये होता है कि मरीज़ से पूछा जाता है कि ये प्रॉब्लम आपको कब से चल रहा है, कभी-कभी होता है या हर वक्त रहता है, या फिर साथ में उससे ये भी पूछते होते हैं कि ये आपको कुछ लोग आके हमें ये कहते हैं कि मेरा बीवी के साथ जब मैं मिलाप करता हूँ तो जल्दी फारिग हो जाता हूँ, और जब किसी और के साथ मिलाप करता हूँ, गर्लफ्रेंड वगैरह के साथ, तो फिर मेरा सही हो जाता है, मुझे कोई मसला ही नहीं होता। तो ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। मतलब एक पार्टनर के साथ आपको सेक्स सही नहीं होता, जल्दी फारिग हो जाते हैं, और एक दूसरे के साथ आपको सेक्स ठीक हो जाता है, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। तो ये सारा इवैल्यूएट किया जाता है और फिर उसको एग्ज़ामिन किया जाता है, उसके पीनस को, स्क्रोटम को, और सारा कुछ एग्ज़ामिन करके और फिर अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट किया जाता है। अच्छा, इसमें एक दो सवाल आ गए हैं, हम उनके जवाब दे दें। एक ने कहा है अस्सलाम वालेकुम, मैंने लास्ट टाइम भी टेक्स्ट किया था लेकिन आप ऑफलाइन हो गए थे। अच्छा, चलें, सॉरी। आप अब सर टेस्टिकल टीबी के बाद और एक टेस्टिस मूव है, मतलब रिमूव है लेफ़्ट साइड, तो हम बेबी प्लान कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। अच्छा, इस भाई का ये कहना है कि इसको जो है टेस्टिस का ट्यूबरकुलोसिस हुआ था, टीबी, उससे इसका जो मुझे समझ आई है कि लेफ़्ट साइड का टेस्टिस निकल गया है, अब इसका एक टेस्टिस है। तो अब वो कह रहा है कि हम बेबी प्लान कर रहे हैं तो कोई मसला तो नहीं होगा। भाई, अगर आपका ट्यूबरकुलोसिस ट्रीट हो गया है और एक टेस्टिस आपका ठीक है, उसमें स्पर्म सही बन रहे हैं, तो आप बेबी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, अपने पार्टनर के साथ इंटरकोर्स करके, ठीक है। तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप बच्चा पैदा कर सकते हैं। अगर एक टेस्टिस भी ठीक हो तो बच्चा पैदा हो सकता है, दोनों लाजमी नहीं है, लेकिन एक का ठीक होना ज़रूरी है। अच्छा, नीचे एक और ने कमेंट किया है, किधर चला गया, कमेंट्स ही गायब हो गए। एक अच्छा, चलो, दोबारा कमेंट आएंगे तो फिर उस पर रिप्लाई करेंगे। आई थिंक किसी ने कहा हुआ था कि यूरिन में पासल आ रहे हैं। खैर, ये आज का हमारा टॉपिक नहीं है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो पासल आ रहे हैं तो आप ये करें कि यूरिन का कल्चर करवाएं और अपना अल्ट्रासाउंड करवा लें कि पासल क्यों आ रहे हैं। यहाँ पे आप अपनी डिटेल ज़रा पूरी दें कि आप जो है ना, आपकी एज क्या है, प्रॉब्लम कब से है, आपको पासल के अलावा प्रॉब्लम क्या है, ज़रा पूरा लिख के भेजें। फिर उसके बाद जो है ना, मैं आपको बताता हूँ कि आगे आपको क्या करना चाहिए। अच्छा, तो ये हम जनरली डिस्कस कर रहे थे कि प्री मेच्योर इजैकुलेशन है क्या, ये इसकी कितनी किस्में हैं, ये इसकी वजूहात क्या हैं, क्यों होता है, ठीक है, और साथ में ये है कि उसके काजेज़ क्या हैं, ठीक है। अब और उसको इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं, मरीज़ से क्या क्या चीज़ें पूछते हैं, फिर उसका मुआयना करते हैं, ठीक है। अब ये है कि आगे इलाज कैसे करें, ठीक है। तो जो इलाज है ना प्री मेच्योर इजैकुलेशन का,
वो सर्कुलेट करता है कि आपका इजैकुलेशन के ऊपर कंट्रोल कितना अच्छा है। ठीक है, क्या होता है कि जब पीनस के अंदर वेजाइना के अंदर पीनस एंटर हो जाता है, तो सेक्सुअल स्टिमुलेशन से कुछ देर बाद आपको फीलिंग आती है कि आप अब फारिग होने वाले हैं। ठीक है, जिसको इजैकुलेशन कहते हैं। ठीक है, वो जो फीलिंग है उसको आपने कंट्रोल करना है, मतलब उसको आपने मास्क करना है, रोकना है। ठीक है, कि आप फारिग ना हो, इजैकुलेशन को कंट्रोल करना है। ठीक है, तो जो एक मज़े वाली फीलिंग होती है ना, ऑर्गेज़्म, उससे पहले आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि अब आप फारिग होने वाले हैं। तो उस टाइम पे आपने अपने आप को कंट्रोल करना होता है। जितनी भी आपको थेरेपीज़ बताई जाती हैं या मेडिसिन दी जाती हैं, सबका टारगेट यही होता है कि इजैकुलेशन को डिले किया जाए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ट्रीटमेंट के मल्टीपल ऑप्शन हैं। पहला होता है जी बिहेवियरल थेरेपी। बिहेवियरल थेरेपी में उस पर्सन को ये बताया जाता है कि आप ऐसा क्या करें कि जिससे आपके जल्दी फारिग होने के चांसेस कम हो जाएं। ठीक है, तो उसमें कुछ टेक्निक हैं, वो दो तीन मैं आपको बता देता हूँ। एक है स्टॉप एंड स्टार्ट मेथड। ठीक है, स्टॉप एंड स्टार्ट मेथड में क्या करते हैं कि जब आप अपने पार्टनर के साथ इंटरकोर्स कर रहे हैं, जब आप अपने पार्टनर के साथ इंटरकोर्स कर रहे हैं, तो उससे क्या है कि जब आपको फीलिंग आने लगती है कि अब आप फारिग होने वाले हैं या ऑर्गेज़्म वाली फीलिंग आने वाली है, तो आप सेक्स करना स्टॉप कर दें, बिल्कुल रुक जाएं। आप अपनी बॉडी को भी मूव ना करें, आपका जो पार्टनर है उसको भी कह दें कि बिल्कुल रुक जाए, स्टॉप हो जाए। तो उससे क्या होगा कि थोड़ी सी कुछ देर बाद वो जो आपकी फारिग होने वाली फीलिंग थी वो चली जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा आप स्टिमुलेशन शुरू कर दें, सेक्स करें। ठीक है, फिर जब दोबारा से फीलिंग वही आने लगे फिर रुक जाएं। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है ना, इस स्टॉप एंड स्टार्ट मेथड या जिसको स्टॉप एंड पाज मेथड कहते हैं, ठीक है, इससे आप अपना जो टाइम है इजैकुलेशन का उसको डिले कर सकते हैं, प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली वही करना है, जब आपको फीलिंग आने लगे इजैकुलेशन की तो आप बिल्कुल स्टॉप साइलेंट हो जाएं। ठीक है, एक ये टेक्निक है। दूसरा है जी स्क्वीज मेथड। स्क्वीज मेथड में क्या करते हैं कि जब आप अपने पार्टनर के साथ इंटरकोर्स कर रहे हैं और आपको फीलिंग आती है कि अब आप फारिग होने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें क्या करना है कि पीनस को वेजाइना से बाहर निकाल लेना है और ख़ुद या अपने पार्टनर को कहना है कि उसको ग्लैंस पीनस जो नफ्स की टोपी होती है उसको पिंच करे तकरीबन 10 से 15 सेकंड के लिए। जब पिंच करके रखेंगे तो वो जो फीलिंग है फारिग होने वाली वो आई थिंक कोई नेटवर्क का मसला है, कनेक्शन इशू है, इसलिए ये दरमियान में वीडियो रुक जाती है। अच्छा, तो पिंच मेथड हम कह रहे थे। पिंच मेथड में, स्क्वीज मेथड में क्या करते हैं कि आवाज़ आ रही है आप लोगों को? नीचे को टाइप कर दे अगर आवाज़ आ रही है तो। नीचे स्लो कनेक्शन का आ रहा है। तो क्या होता है कि उसमें जब इंटरकोर्स कर रहे होते हैं पार्टनर के साथ, स्क्वीज मेथड में ये करते हैं कि आप उसको जैसे ही फारिग होने वाली फीलिंग आए कि आप फारिग होने वाले हैं, तो ये करना होता है कि पीनस को वेजाइना से बाहर निकाल लेते हैं और उसके जो नफ्स की टोपी है उसके ऊपर पिंच करते हैं। खुद करें या अपने पार्टनर को कह दें उसके ऊपर पिंच करें। स्क्वीज करके रखें फॉर 10 to 15 सेकेंड। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो फारिग होने वाली फीलिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, और फिर उसके बाद दोबारा आप इंटरकोर्स शुरू कर दें। फिर दोबारा फीलिंग जब आती है फिर निकाल लें और स्क्वीज करें। इस तरह से 3-4 बार आप कर सकते हैं और फिर बाद में फारिग हो जाएं। ये दूसरा तरीका है। एक तीसरी टेक्निक है डिस्ट्रैक्शन मेथड। ठीक है,
डिस्ट्रैक्शन में क्या करते हैं कि आप जो सेक्स कर रहे हैं वो करते रहें, ठीक है, लेकिन अपना जो जहन है उसको सेक्स की तरफ ना लेके जाएं, उसको कहीं और। आप ऐसे समझे कि आप बाजार में घूम रहे हैं, या आप कोई अपना बिजनेस देख रहे हैं, या आप सपोज करें जिम जा रहे हैं, या वट एवर जो रूटीन में आप करते हैं, आप अपना जहन उस तरफ ले जाएं। या आप ये भी कर सकते हैं कि आप ना काउंटिंग उल्टी गिनती शुरू कर दें, ठीक है। फर्ज करें 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, इस तरह से ना आप 100 से पीछे गिनती शुरू कर दें, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका जहन उस तरफ जाएगा ही नहीं, आप फारिग मतलब लेट हो गए, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं डिस्ट्रैक्शन टेक्निक। डिस्ट्रैक्शन टेक्निक में ये करना है कि आपने इंटरकोर्स करते रहना है, मिलाप करते रहना है, लेकिन अपना जहन उस तरफ नहीं लेके जाना, अपने जहन को दूसरी तरफ रखना है, ठीक है। और जो काउंटिंग करनी है वो भी अपने जहन में करनी है, ना कि इतनी ऊंची करनी है कि पार्टनर को लगेगा यार ये क्या हो गया है, ठीक है। तो आपने इसको डिस्ट्रैक्शन टेक्निक कहते हैं, ठीक है। तो आपने जो है काउंटिंग करनी है, लेकिन काउंटिंग जो है अपने जहन में करनी है, ठीक है, उसको ऊंची ऊंची आवाज़ में नहीं करनी, ठीक है। तो ये 3 टेक्निक हैं। इसको स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक एक है, दूसरा है स्क्वीज टेक्निक, और तीसरा है डिस्ट्रैक्शन टेक्निक, ठीक है। तो ये टेक्निक है, डिपेंड करता है आपका कंट्रोल कितना अच्छा है, ठीक है। कुछ लोग जो इसको रेगुलरली करते हैं, ठीक है, तो उनका कंट्रोल काफ़ी अच्छा हो जाता है, अपने उसको प्री मेच्योर इजैकुलेशन से वो काफ़ी हद तक बच जाते हैं। और दूसरे नंबर पे कुछ मेडिसिन दी जाती हैं मरीज़ को, वो उसमें कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो डेली बेसिस पे खाई जाती हैं, कुछ ऐसी हैं जो ऑन डिमांड होती हैं, मतलब इंटरकोर्स से आप 2-3 घंटे पहले खाते हो वो दवाई, ठीक है। उससे ये होता है कि आपका जो जल्दी फारिग होने वाला मसला है वो हल हो जाता है। और ये मेडिसिन ऐसा नहीं है, इनका जो असर है वो 1 से 2 हफ्ते लगते हैं इसका असर आने में, जो डेली बेसिस पे जो दवाई खाई जाती है। तो ऐसे नहीं होता कि मरीज़ ने 1 या 2 दिन दवाई खाई है और वो कहता है कि मुझे कोई असर नहीं हो रहा और दवाई को वो छोड़ देता है, तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, तो वो जो है ना आप कंटिन्यूसली आपको वो लेनी पड़ती हैं, तो उससे ये होता है कि वो बेहतर हो जाता है। मुझे ना कमेंट शो नहीं हो रहे, अब पता नहीं क्या इसमें कुछ सेटिंग ख़राब हो गई है। कमेंट किसी का भी नहीं मुझे शो हो रहा है इसमें। खैर माजरत, ये फिर मैं बाद में देख के आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। मुझे ना इस पे जो लाइव चल रहा है इस पे मुझे किसी का कमेंट नहीं शो हो रहा, पता नहीं इसमें कोई पंगा हो गया। नेटवर्क वो जो है ना, नेट कम आ रहा था तो इसकी वजह से शायद हुआ है, कमेंट नहीं शो हो रहे इसी में। अच्छा, तो इसमें मल्टीपल ड्रग्स हैं। कुछ डेपॉक्सिटीन पहले बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी, वो 2 से 3 घंटे पहले लेते हैं, ठीक है, लेकिन अब वो ज़्यादातर आना बंद हो गई है। कुछ जगहों पे मिल भी जाती है लेकिन ज़्यादातर मेडिकल स्टोर पे नहीं मिलती। और पेरोक्सिटीन है, वो आजकल काफ़ी कॉमनली यूज़ की जाती है इस प्रॉब्लम के लिए, और वो जो है ना इजीली अवेलेबल है, और डेली शाम के टाइम मरीज़ लेता है। और इन मेडिसिन का एक जो प्रॉब्लम है जो मरीज़ फेस करते हैं वो ये है कि जब तक मरीज़ दवाई खाता रहता है उनका जल्दी फारिग होने वाला मसला हल रहता है, लेकिन जैसे ही मरीज़ दवाई छोड़ता है तो वापस वही अलामात आना शुरू हो जाती हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है इन दवाइयों का कि ये मतलब उसका असर तब तक रहता है जब तक आप दवाई खाते रहते हैं, जब छोड़ देते हैं तो फिर पेशेंट यही कहते हैं कि उनको दोबारा से वही मसला हो रहा है। और इसमें सर्ट्रालिन भी है, फ्लॉक्सिटीन भी है, काफ़ी सारी मेडिसिन है जो कि यूज़ की जाती हैं प्री मैच्योर इजैकुलेशन के लिए। इसमें ना बार बार वीडियो पे सिग्नल आ रहा है लो कनेक्शन का या वीक
लगता है हमारा नेट स्लो चल रहा है तो इसकी वजह से ये मसला आ रहा है। खैर, तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन है वो ये है कि कुछ स्प्रे या जेल होते हैं जिसमें 4% लाइडोकेन है, प्राइलोकेन है, इस तरह के। ये जो जेल होते हैं या स्प्रे होते हैं, इनका काम ये होता है कि जो जिल्द जो स्किन है पीनस की, जो हाइपर सेंसिटिव है, उसकी सेंसिटिविटी को ये लो कर देते हैं, मतलब उसको नंब कर देते हैं, या जिसको सुन्न कहते हैं कि जिल्द को सुन्न कर देते हैं। ठीक है, तो उससे फिर यही होता है कि आपका नफ्स जब सुन्न हो जाता है तो फिर आप मिलाप के दौरान जल्दी फारिग नहीं होते। ठीक है, और इस जो पीनस है उसकी जो स्किन है उसकी सेंसिटिविटी को कम करने का एक और भी तरीका है, वो ये है कि आप जो कंडोम पहन लेते हैं तो उससे एक बैरियर आ जाता है, तो उससे भी थोड़ी पीनस की सेंसिटिविटी कम हो जाती है। और अगर एक कंडोम पहनने से आपको लगता है कि फिर भी ये मसला हो रहा है तो फिर 2 कंडोम आप यूज़ करके देखें। जब आप 2 कंडोम पहनेंगे तो उससे जो सेंसिटिविटी है या वो और कम हो जाएगी। ठीक है, तो वो जो है फिर टाइम ज़्यादा लगेगा। ये एक चीज़ है कि आप एक कंडोम पहन के देखें, अगर उस पे भी आपको लगता है कि आप जल्दी फारिग हो जाते हैं तो फिर 2 कंडोम पहन के देखें। ठीक है, तो इससे ये होगा कि फिर लेट फारिग होंगे। तो ये एक जनरल सी डिस्कशन है। ठीक है, और इसमें ये है कि कुछ ये क्योंकि मिक्स सिम्टम होते हैं, मर्दाना कमज़ोरी और जल्दी फारिग हो जाना दोनों इकट्ठे ही पाए जाते हैं। ठीक है, और कुछ मरीज़ों के सिर्फ ये होता है कि होशियारी बिल्कुल सही आ जाती है लेकिन जल्दी फारिग हो जाते हैं, तो ये अलहदा एक कंप्लेन होती है कि प्री मेच्योर इजैकुलेशन या जल्दी फारिग हो जाने वाला। ठीक है, तो इसमें जो वियाग्रा है, सिल्डेनाफिल, वो भी कुछ मरीज़ों को दी जाती है जिनको साथ में ये हो कि उनको मर्दाना कमज़ोरी भी है और साथ में जल्दी वो फारिग भी हो जाते हैं। तो उसमें ये होता है कि उस वियाग्रा के ऐड करने से उनका जो सेक्सुअल पावर है वो थोड़ी और बेहतर हो जाती है। अब मैं देखता हूँ कि मुझे कमेंट क्यों नहीं शो हो रहे, मैं क्योंकि हमारा टॉपिक तो तकरीबन कवर हो गया लेकिन मुझे इस पे ना कमेंट नहीं शो हो रहे। लगता है मेरा ही कोई हाथ लगा है इधर, कोई पंगा। मुझे एक तो नेटवर्क बार बार आ रहा है कि स्लो कनेक्शन। अच्छा जी, हाँ जी, अब आ गए हैं। चलें, अब मैं सबके सवालों के जवाब दे देता हूँ। आबिद साहब ने कहा है जी पस सेल की क्या ट्रीटमेंट है। आबिद अखलाक साहब, आप जो है ना, मैंने कहा है कि कंप्लीट मुझे बताएं कि पस सेल यूरिन में आ रहे हैं, सीमेन में आ रहे हैं, कहाँ पे आ रहे हैं, तो फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, और अच्छा जी, हसनैन साहब ने पूछा है कि सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम से अगर ये प्रॉब्लम हो तो पेशेंट कैसे ठीक हो सकता है। सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम का क्या मतलब है? अच्छा, एक शमीम साहब हैं, उन्होंने कहा है जी आपकी मेडिसिन से मेरा टाइम 1 मिनट से 20 मिनट पर हो गया है। चलें, थैंक यू शमीम साहब, अल्लाह आपको खुश रखे, आपका टाइम और ज़्यादा बढ़ता जाए। थैंक यू। अच्छा, ग़ुलाम मुर्तज़ा साहब हैं जी, हाँ, उनके आंसर मैंने दे दिया है उनको टीबी का। नीचे एक पस सेल वाला कह रहे हैं
अच्छा जी, प्री मेच्योर। ये हमारी वीडियो हमीद ज़ीशान साहब हैं। आप ये हमारी वीडियो रीप्ले करके देख लें। प्री मेच्योर इजैकुलेशन का ट्रीटमेंट मैंने पूरा बता दिया है स्टेप बाय स्टेप। और सज्जाद भुट्टा साहब हैं, कह रहे हैं कि नफ्स को टाइट कैसे किया जाए। टाइट के लिए भाई कंप्लीट हमारी जो वीडियो इस पे बनी हुई है वो देखें आप, पूरा अपने आप को इवेलुएट कराएं जो जो प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। उसमें ये है कि कोई ऑर्गेनिक काज है आपका, फिर उसमें उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट किया जाता है। और वो हमारी इस पे इरेक्टाइल डिसफंक्शन पे एक वीडियो बनी हुई है, उसको आप ज़रा देखें और फिर जो है आपका जो प्रॉब्लम है वो बताइएगा, हम देखेंगे। अच्छा, नज़ीर कामिल साहब हैं, प्रोस्टेट भी नॉर्मल है, यूरिन कल्चर भी नॉर्मल है, 54 ईयर, टेंसोलिन 1 ईयर, बर्निंग मैच्योरेशन है, कोई ट्रीटमेंट। आप ना अपना एक फ्रेश अल्ट्रासाउंड कराएं, नज़ीर कामिल साहब को कह रहा हूँ। तो उससे ये होगा कि हमें पता चले कि आप टेंसोलिन तो खा रहे हैं 1 साल से, लेकिन ये है कि आपका ब्लैडर सही एम्प्टी हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर तो आपका मसाना सही खाली नहीं हो रहा तो उसकी वजह से जो बार बार इन्फेक्शन होता रहता है, तो उसकी वजह से आपको बर्निंग होगी, ठीक है। और अगर आपका यूरिन कंप्लीट भी ठीक है, आपका यूरिन रहता भी नहीं है, ठीक है, और फिर भी आपको बर्निंग हो रही है, तो फिर इसको देखना पड़ेगा कि कोई और रीज़न तो नहीं है, ठीक है। और इसमें ये है कि अगर आप सिगरेट स्मोकर हैं तो स्मोकिंग बंद कर दें। चाय अगर बहुत ज़्यादा, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं तो उसको ज़रा कम कर दें, ठीक है। उससे ये होगा कि कोई ना कोई ऐसा फैक्टर होगा जिसकी वजह से आपको बर्निंग हो रही है। या ये है कि कोई स्ट्रक्चर यूरिथ्रा का एलिमेंट तो नहीं है, स्ट्रक्चर पे भी हमने ऑलरेडी डिस्कशन की हुई है। अच्छा जी, ये कोई दौलत खान साहब हैं, वो कह रहे हैं शर्म कर, मर्द और ख़वातीन दोनों देख रहे हैं। तो ये प्री मेच्योर इजैकुलेशन भाई ये हर एक का मसला है, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। तो शायद अल्लाह ना करे कि आपको ये मसला हो, तो फिर आपको पता चलेगा कि इसमें कोई शर्म वाली बात है या नहीं है। तो ये तकरीबन हर घर का मसला है, ठीक है, तो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। मुझे जो है ना, मैं इसमें कोई, खैर छोड़ दें इसको, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है ऐसी। और इमरान किमिस साहब ने दोबारा कमेंट किया है कि सर मैंने 2 साल पहले वेरिकोसील का ऑपरेशन किया लेकिन अभी तक मसला हल नहीं हुआ, प्लीज़ कोई अच्छा डॉक्टर और इसका मुकम्मल पता। आप यूरोलॉजिस्ट को विज़िट करें, ठीक है। अगर आप हमारे करीब हैं तो हमारे पास आ जाएं, नहीं तो जहाँ पे भी आप रहते हैं तो वहाँ पे यूरोलॉजिस्ट को चेक करवा लें। आपने वेरिकोसील का ऑपरेशन करवाया है तो उसके बाद जो सीमेन के पैरामीटर हैं वो बेहतर हुए हैं कि नहीं हुए, ठीक है, तो उसके बाद ही आगे देख सकते हैं कि क्या करना है। तो फराज अवान साहब, थैंक यू, आपका शुक्रिया। और मलिक ज़ुबैर साहब हैं, उन्होंने कहा वेरिकोसील क्या होता है। वेरिकोसील ये होता है कि जो आपकी टेस्टीज़ हैं ना कपूरे, उसके साथ जो रगें होती हैं वो फूल जाती हैं। जो वेन होती है ना, जो ख़राब खून को वापस लेके जाती हैं, तो वो फूल जाती हैं। उनके अंदर क्या होता है कि गंदा खून जो इकट्ठा रहता है, तो उसकी वजह से जो स्पर्म है वो सही नहीं बनते, ठीक है, काउंट भी कम हो जाता है। साथ में ये है कि स्पर्म की हरकत भी सही नहीं होती और स्पर्म के जो शेप है, शक्ल है, वो भी सही नहीं होती, ठीक है।
तो इसमें जिन लोगों ने हमें लेट ज्वाइन किया है उनको चाहिए कि ये वीडियो वो दोबारा रीप्ले करके देख लें, ठीक है। उससे ये होगा कि उनके तकरीबन जितने भी क्वेश्चन है उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और हम आप लोगों के जो प्रॉब्लम हो इस टॉपिक से रिलेटेड भी तो आप कमेंट कर सकते हैं। उससे ये होगा कि हम अगले सेशन में आपका, जैसे आज इन्होंने वेरिकोसील के बारे में पूछा है, तो हम नेक्स्ट सैटरडे में वेरिकोसील को ही डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, कि वेरिकोसील क्या है, उससे क्या होता है और फिर आगे उसका ट्रीटमेंट क्या है और बाकी मसले। तो जो हमारे फॉलोअर हैं या जो हमें देखते हैं, तो उनको अगर किसी, लाजमी नहीं है कि उनको वो प्रॉब्लम हो, वो अगर कोई किसी टॉपिक के से रिलेटेड जानकारी लेना चाहते हैं तो वो बता दें कि इस टॉपिक पे आप एक वीडियो बना दें या इस टॉपिक पे आप लाइव कर दें, तो हम आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो बना देंगे या वो उस टॉपिक को हम लाइव सेशन में इंक्लूड कर देंगे। और ज़ाहिर रॉकी साहब हैं, वो पूछ रहे हैं जी सर मर्दाना कमज़ोरी के लिए कोई मेडिसिन। इस पे ज़ाहिर साहब हमने इस पे पूरा एक वीडियो बनाई हुई है, आप काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल पे या इस पे फेसबुक का जो पेज है इस पे देख लें। पूरी इरेक्टाइल डिसफंक्शन या मर्दाना कमज़ोरी पे एक पूरी वीडियो हमने बनाई हुई है, ठीक है। तो आप उसको देख लें, तो उससे क्या होगा कि आपके जो क्वेश्चन है उसका आपको आंसर मिल जाएगा। जावेद साहब थैंक यू। और ये हैं जी फराज साहब ने दोबारा कमेंट किया है, थैंक यू, शुक्रिया। और सलीम भुट्टा साहब हैं, उन्होंने पूछा है गुनैडल एफ इनफर्टिलिटी में यूज़ होती है टैबलेट, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक था प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। तो ये हमारा सर्वे नहीं है, पूरी दुनिया का सर्वे है कि हर 3 में से एक मर्द इनफर्टिलिटी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या जल्दी फारिग होना जिसको कहते हैं, हर 3 में से एक मर्द की ये कॉम्प्लेन है, ठीक है। और इसमें हमने सारा डिस्कस कर लिया कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन क्या होता है, उसकी कितनी टाइप हैं, उसकी वजूहात क्या होती हैं, वो साइकोलॉजिकल हैं या बायोजेनिक काजेज़ हैं। फिर हमने उसको इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं उसके बारे में भी डिस्कशन किया, और फिर उसको ट्रीट कैसे करते हैं। तो ये सारा हमने इन डिटेल डिस्कशन किया है, तो ये आप देख सकते हैं रिपीट करके। फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो हमसे आके कंसल्ट कर सकता है और अपना जो मसला है वो डिस्कस कर सकता है। तो हम ये है कि जो कंसल्टेशन है वो लोधरा में हमारा क्लिनिक है, शाह शरीफ किडनी सेंटर के नाम से, लोधरा सुपर चौक पे, वहाँ पे आप आ सकते हैं। और कहरोड़ पक्का में मैं 2 दिन जाता हूँ सिटी अस्पताल में, जुमेरात शाम को और एतवार वाले दिन। तो वहाँ पे भी अगर कोई मरीज़ उधर का है तो वहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है फराज साहब, इंशाल्लाह हम देखते हैं, थैंक यू। तो ये आज का हमारा लाइव डिस्कशन का टॉपिक था। तो आई थिंक ये तकरीबन कवर हो गया आलमोस्ट, हर एक के क्वेश्चन का भी हमने आंसर कर दिया है। तो थैंक यू, आप सबका शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।